नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना कुमारी चौधरी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद की स्टूडेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज इस वीडियो में हम मिलते हैं प्रोफेसर आनंद चौधरी सर से। मैं चलिए उनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पहले सर रस शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सर का काम है, और सर चीफ प्रॉक्टर भी रह चुके हैं। तो सर से आज मिलने का मेरा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय चैनल। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं सर के साथ। तो सर मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के प्रति लोगों की अभी क्या अवधारणा है। टीना, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामना दूंगा कि आपने इस अपने बीएमएस के अध्ययन काल में ही 4-5वें साल में ही आपने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया जो इतना प्रभावी है, छात्रों के मध्य इतना लोकप्रिय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब तो आपका आज का प्रश्न है वो ये कि आयुर्वेद के प्रति लोगों की अवधारणा में क्या परिवर्तन हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि आयुर्वेद के प्रति अवधारणा में पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 वर्ष से, और विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में कोविड काल के बाद बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है, और यह बिल्कुल ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आज प्रत्येक व्यक्ति विश्व का, मैं शब्द खाली भारत नहीं कह रहा हूँ टीना, विश्व का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति अपने रुझान रखता है, आयुर्वेद के बारे में जानना चाहता है और अधिक से अधिक अपने स्वस्थ जीवन के लिए इसका उपयोग करना चाहता है। सर, आपने अभी कहा कि आयुर्वेद अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाना जा रहा है, तो वो मतलब किस रूप में और कैसे आयुर्वेद को लोग जानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है टीना, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी संस्था है जो पूरे विश्व के समस्त देशों के स्वास्थ्य के बारे में एक अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार एक पॉलिसी के चलते हेल्थ फॉर ऑल करके उसका एक स्लोगन है, और वो ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी हेल्थ फॉर ऑल 1978 में आया था, फिर वो उसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर 2020 तक गया, अभी और फिर बढ़ाई जा रही है। तो वो एक पॉलिसी के तहत ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः उन्होंने आयुर्वेद को काफ़ी बढ़ावा दिया है, और उनके पब्लिकेशंस आए हैं जो कि अभी सभी को जानना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपके चैनल को सुन रहे हैं वो WHO की साइट पर जाएं, वहाँ गूगल सर्च करें बेंचमार्क ऑफ आयुर्वेदा, और वो 2022 में ही छपा है। इसके पहले 2005 में आया था, लेकिन पुराने इशू को छोड़ें, नया जो एडिशन आया है बेंचमार्क ऑफ आयुर्वेदा जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है, उसको पढ़ें। तो WHO ने पूरे विश्व को समझाने के लिए आयुर्वेद की एक परिभाषा दी है जो कि मुख्य रूप से भारतीय आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो WHO की मान्यता मिली है, इसका अर्थ होता है कि WHO की मान्यता मिलना कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है वो मानी जाती है NIH US से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उसने अपनी जो भी शाखाएँ हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल आयुर्वेद को 2013 में उनका एक सेंटर था निकैम, लेकिन एक सेंटर का उन्होंने नाम ही बदल दिया, NCCIH कर दिया, कि नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अप्रोच हमारे फाउंडर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज ने बनाई थी, 1904 का कॉन्सेप्ट पेपर, 1912 का कॉन्सेप्ट पेपर, कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत है। और आजकल तो उसके ऊपर बहुत पेपर्स भी आ रहे हैं, तो मेडिकलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा या प्लूरिज्म ऑफ द मेडिसिन करके पेपर्स छप रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में। तो विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों का सर्वश्रेष्ठ प्रत्येक वैश्विक नागरिक को मिलना चाहिए, इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है। तो NIH ने अपना एक सेंटर खोल रखा है। आप दूसरे कॉन्टिनेंट में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ जो TGA एडमिनिस्ट्रेशन है, थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आयुर्वेद के लिए अपने कुछ रूल रेगुलेशंस बना दिए हैं और वो रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री में इस समय आयुर्वेद और आयुर्वेद की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक पहुंच रहे हैं। तो उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उस देश की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी बन गई है। आप यूरोपियन यूनियन में जाइए तो वहाँ मिनिस्टर MHRA और यूरोपियन यूनियन अपने नियम कानून से आयुर्वेद के को वो एक
रिकॉग्नाइज कर रही है, उसके लिए कुछ प्राविधान बना रही है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस कैसे होगी। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 29 देशों ने विश्व में आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दे दी है। और इस समय हम ग्लोबल प्रोपोगेशन में चल रहे हैं, जिसमें से कि हमारे भारत सरकार की नीतियां बहुत प्रभावी हैं, जो कि बहुत बढ़ावा दे रही हैं। और वैश्विक स्तर पर इस समय और कोविड काल में तो प्रत्येक व्यक्ति ने इस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भारत की तरफ देखा। भारत की तरफ दो कारणों से देखा, भारत की तरफ उसके अपने इंडिजिनस वैक्सीन्स के लिए भी देखा, और भारत की तरफ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अपने आप को मजबूत व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए भी देखा। तो निश्चित रूप से इस समय आयुर्वेद एक वैश्विक चिकित्सा पद्धति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सर। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद अब जाना जा रहा है, तो क्या अब जो अभी जो स्कॉलर्स हैं आयुर्वेद BMS पढ़ेंगे फिर PG करेंगे, उसके बाद क्या प्रैक्टिस की जा सकती है इंटरनेशनल लेवल पर, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और क्या मेडिसिन्स को भी मतलब वहाँ ले जाया जा सकता है? क्योंकि पहले कहा जाता था कि एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही जा सकता है फॉरेन में, तो किस कंट्री में अलाउ है प्रैक्टिस करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। निश्चित रूप से देखिए, पूरे विश्व में एक एक्रेडिटेशन का सिस्टम है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार से जो भी हमारी NCISM का जो रजिस्ट्रेशन जिसको मिला हुआ है, जिसने BAMS या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की डिग्री भारत से ली है, इंडिया से ली है, और जिन देशों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है, वहाँ हमारे ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जर्मनी है, हंगरी है, लातविया है। इन देशों में आप अपनी डिग्री के साथ वहाँ के रेगुलेटरी बॉडी में अपना रजिस्ट्रेशन करा के, लॉ ऑफ लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिस देश में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि अभी कई लोग केरल से अपनी BMS पूरा करते हैं और जा करके UAE दुबई में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग यूरोप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको, हाँ, जिन कंट्रीज़ ने आपको अभी चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी है, वहाँ दिक्कत है, जिसमें सबसे बड़ी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। USA ने अभी आयुर्वेद को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या अल्टरनेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जिन देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है बहुत सारी, जहाँ की आपको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिली हुई है, तो आप वहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, जो कि ढेरों चेन है उनके पूरे यूरोप में और एशिया में, अरब में, और वो 10 दिन एशिया में रहते हैं, 10 दिन अरबियन कंट्रीज़ में रहते हैं, 10 दिन यूरोप में रहते हैं, और वो ग्लोबल आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो भारत में बनी हुई हैं, और भारत में भी अभी दो तरीके की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, एक शास्त्रीय औषधियाँ जो सेक्शन 3A के अंतर्गत लाइसेंस मिलता है, दूसरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनका सेक्शन 3H ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत लाइसेंस मिलता है। जैसे कि एक समझने के लिए हम आपको बता दें कि जैसे कि आपका आरोग्यवर्धनी रस है, ये शास्त्रीय औषधि है, सेक्शन 3A में जाएगी, और वहीं लीफ 52 जो है वो एक पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो सेक्शन 3H में जाएगी। तो इन दोनों तरीके की औषधियों को कुछ देशों ने मान्यता दे रखी है, कुछ देशों ने ऐसा कर रखा है कि अगर वो यूरोप के मार्केट में पिछले 15 साल से हैं, उनके खिलाफ कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है, तो आप उनको उनके यूज़ कर सकते हैं, थेरापेटिक प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई प्राविधान अलग अलग देशों में अलग अलग हैं, और इसमें मुझे आपसे एकदम बताना ही चाहिए, क्योंकि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है टीना। उस सर्टिफिकेट का नाम है COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये इशू करता है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आयुर्वेद के तमाम जो औषधि निर्माता हैं जो WHO GMP से इस अपनी औषधियों का निर्माण करते हैं, जिसमें कि चरक फार्मा है, जिसमें कि आयुर्वेदशाला कुट्टकल भी है, जिसमें कि
कुछ डाबर तो है ही है, और दूध पापेश्वर है, सोलोमिक्स है। आप जब CDSCO की साइट पर जाएंगे और COPP क्लिक करेंगे तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको कि COPP सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इवन सांडू की भी कुछ औषधियों को मान्यता मिली है। हर एक कंपनी की हर औषधि को COPP नहीं है, लेकिन कुछ औषधियों को जो मानक पूरे करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के, उनको COPP मिली हुई है, वो एक्सपोर्ट होती हैं और एज ए मेडिसिन जिन कंट्रीज़ में आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ उसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात कि जहाँ नहीं है तो वहाँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ वो मोस्ट फेवरेबल कमोडिटीज़ में FMCG के वर्ग में जाता है, जिसको कि अभी आप न्यूट्रास्यूटिकल या डाइटरी सप्लीमेंट्स कर रहे थे, तो उसके लिए एक अलग सर्टिफिकेशन है, उसके लिए COPP की ज़रूरत नहीं है। मगर वहाँ आप थेरेपेटिक क्लेम नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि आप ये खाइए, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका वेलनेस ठीक होगा, आपको आप ये भी नहीं कर सकते कि आपको अच्छी नींद आएगी। वहाँ आप कोई भी थेरेपेटिक क्लेम नहीं कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, आपके मरीज़ का आपके ऊपर विश्वास है, आप उसको दे रहे हैं, वो ले रहा है, मार्केट में भी वो चलता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर जो कि आना चाहिए प्रत्येक सुनने वालों के मस्तिष्क में, वो ये कि क्या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रिपरेशन यूरोप के भी किसी देश में कर सकता है और उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन कह सकता है? प्लांट से ही बना रहा हो, जो कि हमारे जैसे कि आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स हैं और वही मेडिसिन है और वही डोजेस फॉर्म है, तो क्या वहाँ पर उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाएगा या वहाँ पर उसको उसका लाइसेंस मिलेगा उस कंट्री का? तो यहाँ अभी बहुत सारी अड़चनें हैं और तभी हम ये कहते हैं कि हमें अभी बहुत परिश्रम करना है, हमें बहुत शोध करना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्लोबल हो जाएं, भारत में बनी हुई लाइसेंस्ड, एक्सपोर्ट के लिए उनको। इसीलिए सेल्फ लाइफ पीरियड की सवीरता अवधि सारे बच्चे जानते हैं आप लोग, क्योंकि आपके चैनल पर ज़्यादातर बच्चे ही हैं, तो सभी जानते हैं कि सवीरता अवधि। तो सवीरता अवधि 2010 के पहले कंपलसरी नहीं थी कि आयुर्वेद का हर प्रोडक्ट पर सवीरता अवधि लिखा जाए। उसके पहले तो बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा था कि एक्सपायरी डेट आयुर्वेद की होती ही नहीं है। सब लोग अपने अपने साधनों के लिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक भी बड़े खेद का विषय है, और कंपनियां तो कहती ही थी कि नहीं आयुर्वेदिक औषधि तो जितनी पुरानी उतनी ही अच्छी है। मगर अब ये नहीं है। अब प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधि पर 1 अप्रैल 2010 1 अप्रैल 2010 से जितनी भी औषधियाँ बन रही हैं उन पर एक्सपायरी पीरियड, सेल्फ लाइफ पीरियड डालना ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपोर्ट होने लगीं, तो जिन जिन देशों में जाती थी उन देशों के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा हमें गवर्नमेंट नोटिफाइड, ध्यान रखिए, गवर्नमेंट नोटिफाइड सेल्फ लाइफ पीरियड चाहिए। तो भारत सरकार ने 2005 में नोटिफाई किया, फिर अभियान में रखा। वो एक लंबी कहानी है। हमारे जैसे लोगों ने विरोध किया कि आपने कैसे निर्धारित कर दिया सेल्फ लाइफ पीरियड, तो फिर उस पर रिसर्चेज हुई। तब मैं जामनगर में था और 2009 में दोबारा सेल्फ लाइफ नोटिफाइड हुआ। अभी 2016 में नोटिफाइड हुआ है सेल्फ लाइफ पीरियड आयुर्वेदिक औषधियों का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है, रूल 161B में। अब तो ड्रग रूल 1945 हो गया है, कॉस्मेटिक रूल 2020 आ चुका है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की अभी मान्यता विदेशों में जो भारत में निर्मित हैं वो सेल्फ लाइफ पीरियड लेबलिंग पैकिंग के हिसाब से है, और जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं उस कंट्री के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। भारत की डिग्री वहाँ रिकॉग्नाइज होती है, वो सर्टिफिकेशन। और एक और बहुत बढ़िया प्रयास भारत सरकार कर रही है कि जिन देशों में आयुर्वेदा एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ के लोगों को अपनी जो संस्था राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है उसके द्वारा कुछ कार्यक्रमों से, कुछ उनको एग्जामिन करके, कुछ उनके क्रेडिट आवर्स करके डिफरेंट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री लेवल का एक प्लानिंग चल रही है और काफ़ी इसके अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। और आपको हम बताएं तो यूरोप में कई संस्थाएं आयुर्वेद का प्रोपोगेशन कर रही हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जर्मनी की हम बात करें तो रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा ब्रिस्टिन में है। उनके साइट पर जाइए, देखिए आपको ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। वहीं पर अन्य संस्थाएं भी हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत सारी संस्थाएं, और अब तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी वहाँ आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कई शोध, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। बर्लिन यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद की औषधियों पर कार्य हुआ, यूएसए में कार्य हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, वहाँ औषधियाँ आयुर्वेद की हैं।
तो बहुत मैं कह सकता हूँ पूरे गंभीरता के साथ कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। बस आपको आयुर्वेद के फंडामेंटल्स और आयुर्वेद की औषधियों की क्वालिटी, स्टैंडर्ड और सेफ्टी, एफिकेसी को मेंटेन करना होगा। तो इसमें कहीं कोई नहीं, अगला दौर आयुर्वेद का ही है। Thank you, sir, for such a knowledgeable answer you gave.